हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो कल हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली मतलब होता है बेटा मिडल मैन, इधर होलसेलर और रिटेलर और एजेंट। एजेंट मतलब ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। आपकी सिंपल भाषा में आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हो, बीएसटी उसको एजेंट बोलती है। तो वो इनके हमने कल फंक्शन भी पढ़ लिए थे, वो सॉर्टिंग, असॉर्टिंग, एक्यूमुलेशन, एलोकेशन, सारे फंक्शन पढ़ लिए थे। तो वो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बताऊंगा। ये दो बातें पल्ले बांध लो, क्योंकि उस टॉपिक में ना 15 से 17 हेडिंग है। 15 से 17 हेडिंग होना एक ही टॉपिक में, तो एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ ना हो, तो उससे पहले मैं दो बातें क्लियर कर दूँ आपको। बेटा अगर कहीं पर आपको बोलना होगा ना, मैं टॉपिक को पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि कब आपको 0 लेवल 1 लेवल चूज करना चाहिए, कब 2 लेवल 3 लेवल चूज करना चाहिए। देखो अगर आपको कभी भी बोलना हो ना कि 1 लेवल चैनल चूज करना है या 0 लेवल, इसकी जगह हम बोलेंगे शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये शॉर्टर ही तो है, या तो कोई मिडल मैन है या एक है। और अगर कहीं पर 2 या 3 मिडल मैन का यूज करना हो तो हम वहां बोलेंगे बेटा लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात तो ये बतानी थी। दूसरी बात सर, प्रोडक्ट ना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं बेटा, कंज्यूमर गुड्स या बेटा इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स समझते हो बेटा, विच आर रेडी टू कंज्यूम, जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, जो बिल्कुल रेडी हैं कंज्यूम करने के लिए। कुछ भी समझ लो बेटा, बटर की बात कर लो, आप सॉस की बात कर लो, खाने पीने की तो ज़्यादातर चीज़ें कंज्यूमर गुड्स में ही आ जाती हैं। कपड़ों की बात कर लो, रेडी टू कंज्यूम है। चेयर की बात कर लो, रेडी टू कंज्यूम है, कोई फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। ये सब गुड्स होते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स। और अगर मैं इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करूँ तो बाबू ये रहते हैं मशीनरी। बेटा विच आर हेल्पफुल कंज्यूमर गुड्स। या तो ये मशीनरी है या बेटा ये रॉ मटीरियल है, ये कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्पफुल है। ठीक है जी, हो सकता है रॉ मटेरियल, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी। अब वो ये एग्जांपल, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 4 से 5 हेडिंग में इसी पे ही चर्चा करूंगा। 4 से 5 एक्सप्लेनेशन को सिंपल रखने की कोशिश की है। अगर 15 हेडिंग में अगर एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा पागल हो जाऊंगा। 4 से 5 हेडिंग में एक ही मैटर डालूंगा, इसको आराम से सुन लो। और वो कंज्यूमर गुड्स जनरली लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मिलते हैं, इधर 2 लेवल और 3 लेवल। कोई भी कंज्यूमर गुड्स सोच लो, ज्यादातर आप देखोगे 2 लेवल 3 लेवल। कल भी मैं बोल रहा था, जितनी कन्फेक्शनरी, जितनी कॉस्मेटिक, जितना प्रोविजन स्टोर के आइटम्स हो सकते हो सोच लो, ये सब 2 लेवल या 3 लेवल से लिखते हैं। आज भी मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कंज्यूमर गुड्स में मटेरियल आती है, इंडस्ट्रियल गुड्स में आप कभी लॉन्गर चैनल देखोगे। मान लो आप एक बैंक मैनेजर हो, आपके बैंक का लोड है 10 किलोवाट, 3 एसी चलते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी लाइट्स जलती हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, कुछ वेंडिंग मशीन चलती हैं, करेंसी काउंट करने की मशीन, लोड है। आप एक जनरेटर खरीदने जा रहे हो आज अपने ब्रांच के लिए 10 किलोवाट का, किर्लोस्कर का जनरेटर। ठीक है, बहुत सारी कंपनी आती हैं, किर्लोस्कर का साइलेंट जनरेटर चाहिए आपको, जो ब्रांच के बाहर रखा रहेगा। सर कभी आपने देखा इस फील्ड में, मशीनरी की फील्ड में, एक होलसेलर एक रिटेलर, ऐसा देखा? एक जगह पे जनरेटर पड़े हुए हैं 50 100, ये होलसेलर है, और एक जगह पे पड़े हुए हैं 5 7, ये रिटेलर है। ऐसा देखा होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। पर या तो एक ही पर्सन इन्वॉल्व होगा, मिडलमैन, या होएगा ही डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, वहां से आएगा ऑर्डर। तो इंडस्ट्रियल गुड्स जनरली शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकते हैं, जबकि अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो ये लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। बबू जहां कल हमने फंक्शंस खत्म करे थे ना, बिल्कुल वहीं पर नोट्स में आ जाओ आप। विधि नोट्स पीछे करना,
वो जहाँ हमने फंक्शंस खत्म करे थे ना, उसके बाद आ जाओ आप। फंक्शंस के बाद वो एक शायद टॉपिक दिया होगा जहाँ डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल की चर्चा हो रखी होगी। दे रखा है फंक्शन के बाद टॉपिक। मैंने कल ये पढ़ा दिया था, मैंने आपको बताया था कि आपको अभी पेज नंबर नहीं पता, मैं बाद में बता दूंगा। ये चर्चा मैं कर चुका हूँ बेटा कि डायरेक्ट चैनल 0 लेवल चैनल क्या होते हैं, डायरेक्ट चैनल 1, 2 और 3 लेवल क्या होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ो, टॉपिक दिख जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपको बहुत सारी हेडिंग दिखाई देंगी। पहली हेडिंग है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, दिखाई दे रही है पहली हेडिंग प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। वो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में फर्दर 4 हेडिंग दिखाई दे रही होंगी आपको, दिखाई दे रही है 4 हेडिंग। वो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में फर्दर 4 हेडिंग दिख रही है आपको। और वो पहली हेडिंग है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर देखना, यही लिखना है। नेचर प्रोडक्ट में लिखोगे आप प्रोडक्ट की 2 कैटेगरी हैं, बहुत सारे गुड्स कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल हो सकते हैं। सर कंज्यूमर गुड्स हमेशा लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना पड़ेगा, और अगर आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल गुड्स है हमेशा शॉर्ट चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट। थर्ड हेडिंग पढ़ना है, सेकंड बुक जाओ 1 मिनट के लिए। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इधर देखना, मन में यही रखना है, लिखना मैटर अलग तरीके से। सुन, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, सर इन दोनों में से पर यूनिट वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल गुड्स। एक के लॉस कर गया जनरेटर 10 किलो वाट का खरीदने जाएगा, आपको क्या लग रहा है कुछ लाखों में नहीं आएगा क्या? कुछ लाखों में तो जाएगा। और अगर कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो मैंने एक शैम्पू का पाउच खरीदना 1 रुपए का भी है, मुझे सॉस का पाउच खरीदना 1 रुपए का भी है। मन में यही रखना, मैंने कहा है 4 से 5 हेडिंग में यही मैटर डालना है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो जिसकी पर यूनिट वैल्यू कम है, यूज लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी पर यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, यूज द शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मन में यही है, क्लियर? मैंने आपके लिए आसान करा है, वरना बहुत परेशान होते रहोगे। 4th हेडिंग पढ़ना, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। बेटा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो नॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और टेक्निकल होते हैं। समझाने के लिए एक बात करता हूं। बाबू आप ना ब्रेड खरीदने जा रहे हो आज, ठीक है, और कोई एक दिमाग में चल रहा है आपके ब्रांड की, किस ब्रांड की ब्रेड खरीदनी है? लेट्स सपोज ब्रिटानिया या बॉर्न, इसकी ब्रेड खरीदनी है आपको। आप पहुंचे, आपने ब्रेड मांगी नहीं है, उन्होंने कहा जी दूसरे ब्रांड की अवेलेबल है। सर ये प्रोडक्ट नॉन कॉम्प्लेक्स है, नॉन टेक्निकल है, नहीं मिला एक ब्रांड, ठीक है, दिमाग में था दूसरा पक्का उठा लाओगे, कोई ऐसी सोच ही नहीं है कि दूसरा नहीं लेके आना, ठीक है। या मैं सॉस खरीदने जा रहा हूँ, मुझे सॉस के 10 पाउच चाहिए, सर जो सोच के जा रहा हूँ वो ब्रांड नहीं मिला, दूसरा मैं पक्का उठा लूंगा। शैम्पू खरीदने जा रहा हूँ, 10 पाउच खरीदते हैं, सर एक ब्रांड जो सोचा था वो नहीं मिला, दूसरा मिला, मैं पक्का उठा लूंगा, 1001% नहीं छोड़ के आऊंगा। ये प्रोडक्ट जनरली नॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, इसमें टेक्निकलिटीज का रोल नहीं है, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन बाबू अगर मैं बात करूं, मैं बैंक के लिए जनरेटर खरीदने जा रहा हूँ 10 किलो वाट का, जिसके पास पहुंचा उसने कहा जी 10 किलो वाट के तो भी नहीं है, 2.5 किलो वाट के 4 ले जाओ, ले आओगे? ले आओगे? आप डॉक्टर हो, आपको एक मशीनरी खरीदनी है, एक्सरे मशीन, कलर्ड एक्सरे के लिए, उन्होंने कहा जी कलर तो है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट है, ले आओगे? क्या बात कर रहे हो सर? ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोडक्ट टेक्निकल है, क्या बात कर रहे हो? यहाँ टेक्निकलिटी का रोल है, कभी भी नहीं खरीद के आओगे अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब भी खरीद लाओगे, दूसरे से दूसरा ही प्रोडक्ट खरीद लाओगे। मानते हो बात को? अगेन एग्जाम्पल देखो, लिखने का मैटर तरीका अलग है, लेकिन मन में यही चलना चाहिए। आप क्या लिखोगे? नॉन कॉम्प्लेक्स नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लिखते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हमेशा शॉर्टर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। 3 हेडिंग में एक ही मैटर डाल दिया मैंने, स्मार्टली। समझ में आई बात? इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस।
इतनी मेहनत मशक्कत के बाद यहाँ पहुंचाऊंगा ये तुम्हें भी नहीं पता। ऑल ओके। सर सेकंड हेडिंग पढ़ो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर की, पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स। बाबू पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्टर है, 1 2 3 दिन, खराब हो जाते हैं जल्दी। जनरली हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बाबू कैसे बिकते हैं? शॉर्टर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा बस चले हम दिल्ली की मंडी से ले आए, और ज़्यादातर परिवार क्या करते हैं, दिल्ली की मंडी से यहाँ पर आया, सहारनपुर की मंडी में जाएंगे, उठा लेंगे 3 4 दिन की सब्जी, फिर जाएंगे 3 4 दिन की सब्जी। ज़्यादातर परिवार शॉर्टर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ज़्यादातर मिडलमैन एक बात करूँ नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट की। नॉन पेरिशेबल ज़्यादातर सोचना चाहो तो इसमें बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स फिट हो जाते हैं। कॉस्मेटिक्स 3 3 साल लाइफ आती है आज की तारीख में। कन्फेक्शनरी की दुकान पे जाओ, बिस्किट की लाइफ भी ठीक ठाक 3 3 महीने लाइफ आती है भैया। आ रही है बिस्किट नमकीन की लाइफ 3 3 महीने होती है। सर इतनी ज़्यादा अगर शेल्फ लाइफ है, ऐसे प्रोडक्ट कैसे बिकते हैं बेटा? और वो लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिक जाते हैं। जितनी ज़्यादा लाइफ है उतना ज़्यादा लॉन्गर चैनल यूज हो सकता है, क्योंकि दिमाग में पता क्या रहता है, अगर होलसेलर की दुकान पे भी 3 महीने नहीं बिका तो क्या फर्क पड़ता है, रिटेलर की दुकान पे 3 साल फिक्स पाई है। और अगर शॉर्टर लाइफ है तो हमें लगता है सीधा बस कंज्यूमर के घर छोड़ा गुड्स, खराब ही ना हो जाए, रास्ते में ना खराब हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चारों हेडिंग की है, आगे बढ़ाएं। बाबू आगे बढ़ते हैं, कंपनी रिलेटेड फैक्टर। देखो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात ही कर ली, कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं। 2 हेडिंग है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कंट्रोल। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, फिर कंट्रोल की। बाबू आप एक ऐसी कंपनी हो बहुत पैसा लेके बैठे हो, इधर देखो बहुत पैसा लेके बैठे हो, आप एक ऐसी कंपनी हो बाबू, आप चाहोगे शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? सर आप मैन्युफैक्चरर हो, पैसा होता है आपके पास, आप कभी नहीं चाहोगे मैं होलसेलर और रिटेलर रखूं, क्योंकि अगर आप सामान होलसेलर को तो दोनों को मार्जिन देना पड़ता है। अगर एमआरपी 200 प्रिंट करी है ना, 100 120 पे बेचना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट होलसेलर को, क्योंकि इसको भी कमाने का मौका देना पड़ेगा और इसको भी। जिस कंपनी के पास पैसा वो कहती है मैं क्यों कमाने का मौका दूँ, मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचूंगी, 200 एमआरपी रखूंगी, 180 का भी बेच दे तो सारा मेरा है। होलसेलर को 120 पे बेचना पड़ेगा, सब मैं कमाऊंगी, मेरे पास तो पैसा है, मेरी टेंशन। ठीक है ना? जियो किसी को मौका नहीं देता भैया, रिलायंस मौका ही नहीं देता किसी को, सारे स्टोर अपने खोले हुए हैं, सब सैलरी पर स्टाफ है, जितने जियो स्टोर बैठे हैं सब सैलरी पर स्टाफ है, किसी को फ्रेंचाइज नहीं दी किसी भी लेवल पर। रिलायंस फ्रेंड्स सारा रिलायंस ऑपरेट करता है, फ्रेंचाइज नहीं देता रिलायंस फ्रेंड्स के किसी को, रेंट पर जगह देगा, सबको सैलरी देगा जितना भी स्टाफ है, सैलरी सब मैं कमाऊंगा, मौका नहीं देना किसी को। अगर किसी कंपनी के पास पैसों की कमी होती है तो मिडलमैन डालती है कुछ, तो लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती है, क्योंकि वो पैसे ना इनके भी लगवाती है इनके भी लगवाती है, किसी को नहीं छोड़ती। एग्जाम्पल देता हूँ परफेक्ट, ज़्यादातर मेरे एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स रीजन है, सीए बनने के बाद भी 6 महीने काम किया है भाई की दुकान पे, इतनी समझ लिया है कि पढ़ाई में भी बहुत समझ काम आती है वो। और वो जिस कंपनी के पास पैसों की थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ना, वो मिडलमैन ज़्यादा अपॉइंट करती है, क्योंकि उनके पैसे लगवाती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसे की दिक्कत है। हमें एग्जाम्पल HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ऑल्दो पैसा तो उनके पास भी ठीक ठाक है, पर जितना उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, और वो बहुत ज़्यादा पैसा लगवा देते हैं। कैसे लगवा देते हैं मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, मेरी तरफ देखना। जिन दिनों हम होलसेलर थे कॉस्मेटिक की फील्ड में, सहारनपुर से ना एजेंसी छूट रही थी एक बंदे के हाथ से, HUL की ऑथोराइज एजेंट है, ये फील्ड 3 मिडलमैन से मिलकर बनती है, कॉस्मेटिक सारा ज़्यादातर 3 मिडलमैन से बिकता है। तो ना हमें भी ऑफर आया,
कि आप ले लो जी एजेंसी HUL की, तो मैं बात करने गया कि क्या सिस्टम रहता है, तो पता लगा जी अगर आपको किसी शहर की एजेंसी लेनी है ना HUL की, तो 3 करोड़ रुपए एडवांस जमा करने होंगे। मैंने कहा जी ये क्या बात हुई? कहते बस रूल है, 3 करोड़ एडवांस जमा करोगे, विद इन 3 मंथ हम आपको माल देना शुरू कर देंगे 3 करोड़ का। 3 करोड़ तो देने ही पड़ेंगे। और मैंने पूछ लिया फिर किसी गांव देहात की लेनी हो तो कहते 1 करोड़, यानी कि बेहट, नागर, गागालेडी ऐसी जगहों पर लेनी है HUL की एजेंसी, तो 1 करोड़ रुपए एडवांस देने पड़ेंगे, 3 महीने के बाद कंपनी माल देगी। अब मैंने ये सोचा यार कितना पैसा बरत रहे हैं तो लोगों का, भाई कितनी सिटी समझते हो, कितनी सिटी समझते हो, पहले ये तो सोचो। अगर 2000 भी समझ लो ऑल ओवर इंडिया, 3-3 करोड़ सबके खा लेते हैं एडवांस, 6000 करोड़ का तो माल ये बन गया गांव। क्या बोलूं मैं, आप आइडिया लगा सकते हो, अगर 2000 सिटी है तो गांव कितने होंगे? 10,000 भी समझो बहुत छोटी अमाउंट, 1 करोड़ उनसे खा गए, 10,000 करोड़ वो इकट्ठे कर लिए, 16,000 करोड़ का माल तो लोगों के पैसों पे बनता है। 3-3 करोड़ एडवांस पड़े रहते हैं, 1-1 करोड़ एडवांस पड़ा रहता है। तो जब आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती ना बढ़िया, तो आप लोगों का पैसा लगवाते हो। दिख रहा है लोगों का पैसा कैसा लग रहा है, यानी कि कंपनी ने अपना तो फिर क्या ही लगा रखा है, एडवांस पैसा लिया 3 करोड़, उसी के पैसों से मैन्युफैक्चरिंग करी, उसी को माल दे दिया। ऑल क्लियर? समझ आ गई बात? आगे बढ़े तो समझ में आता है कुछ भी चीज़ जिंदगी में खराब नहीं जाती है, हर चीज़ शिक्षा दे जाती है। तो वहाँ के लिए भी शिक्षा में यहाँ पे एग्जाम्पल में पेलता रहता हूँ। और जी बाबू अब बात करते हैं कंट्रोल की। इधर देखना, अगर बाबू कंपनी चाहती है कि मेरा कंट्रोल हो मिडल मैन पे, तो सर यूज द शॉर्टर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जितने कमाओगे उतना कंट्रोल करना आसान होगा। और अगर कंपनी चाहती है मैं क्यों कंट्रोल करूँ मिडल मैन को, मुझे तो करना ही नहीं कंट्रोल मिडल मैन को, देन यूज द लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है। बढ़ाएं बात को आगे। वो थर्ड हेडिंग मेन हेडिंग दिखाई दे रही होगी आपको, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब, कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटिटर कैसा फैक्टर यूज कर रहा है? सर यू कांट इग्नोर योर कॉम्पिटिटर। कभी भी अपनी जिंदगी में भी आप कॉम्पिटिटर को इग्नोर नहीं कर सकते बेटा। कॉम्पिटिटर जो फैक्टर यूज कर रहा है वही आप यूज कर लो। मान लो सैमसंग समझता है मेरा कॉम्पिटिटर एप्पल आईफोन है, ठीक है। अगर आईफोन ड्यूरिंग सेल्स आती है ना, बिग बिलियन डे, बिग बिलियन वीक, अगर आईफोन कह रहा है अमेजोन से कॉन्ट्रैक्ट करके कि आप मेरे प्रोडक्ट बेच दो, तो सैमसंग इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। आप भी वही फैक्टर वही चैनल यूज कर लो ना जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है। बाबू सैमसंग ने यही कॉन्ट्रैक्ट फ्लिपकार्ट के साथ कर लिया, आप मेरा सामान बेच दो। अगर एक पर्टिकुलर मॉल में आईफोन बहुत बिकता है, आप देख रहे हो, सर यू कांट इग्नोर योर कॉम्पिटिटर, आप भी उसी मॉल में जगह लेके बैठ जाओ। और ज़्यादातर आप ऐसे ही देखते हो, कॉम्पिटिटर ऐसे ही दिखाई देते हैं, सामने बर्गर किंग, सामने मैकडोनल्ड्स। अच्छा जी, वहीं डोमिनोज, वहीं पिज्जा हट। जब लोग एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझते हैं ना, कहीं भी नहीं छोड़ते, बस पीछे पड़ जाओ, जो वो सामान बेचे मैं भी बेचूं। जैसे उसने शेक्स इंट्रोड्यूस करे, मैंने भी शेक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। यही कर रहे हैं ब्रांड, देख लो आप बर्गर किंग और मैकडी नेक टू नेक। शेक्स जब उसके आया तो दूसरे ने भी कर दिया। जैसे उस वो कुछ और ऐड करेगा मेन्यू में, देख लेना उसके मेन्यू में कितनी जल्दी ऐड होगा। क्लियर है बात? तो बाबू अपने कॉम्पिटिटर को इग्नोर नहीं करना, वो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करे वही आप यूज करने लग जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद बाबू हेडिंग क्या है?
मार्केट फैक्टर, बाबू मार्केट फैक्टर में भी 3 हेडिंग दिखाई दे रही होंगी। पहले लास्ट हेडिंग पढ़ना क्या, क्वांटिटी परचेज। इधर देखना बाबू, अगर किसी प्रोडक्ट की आप बहुत क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, ज्यादा, लॉन्गर चैनल यूज करोगे शॉर्टर, फटाफट से बताओ। ज्यादातर बच्चे फंसते हैं हेडिंग में, लॉन्गर और शॉर्टर। अरे बोलो भाई, लॉन्गर शॉर्टर? शॉर्टर। बच्चों को लगता है अगर क्वांटिटी ज्यादा तो वो भी लॉन्गर। नहीं भैया, आप खुद सोचो, एक मिनट मेरी तरफ देखना। आप उमेश में रहते हो, आपको एक नोटबुक बाय करनी है, क्या करोगे? उमेश में जाओगे, किसी रिटेलर के पास बाय करोगे। जब आप रिटेलर पे गए हो, भैया इस फील्ड में होलसेलर भी है, इस फील्ड में एजेंट भी हो सकते हैं, इस फील्ड में मैन्युफैक्चरर तो कंफर्म जाएंगे। सर आपने यूज किया बड़ा लॉन्गर चैनल, आप रिटेलर पे गए, और यही अगर 20 नोटबुक चाहिए हो ना, आप सीधे अप्रोच करते हो, मटिया मैन पहुंच जाओ किसी होलसेलर पे, कर दिया ना आपने एक मिडल मैन एलिमिनेट, पहुंच गए ना शॉर्टर चैनल तक। और अगर ये क्वांटिटी और बढ़ जाए तो, मान लो आप कोई इंसान नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आप कह रहे हो सारे सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको 5-5 नोटबुक देनी है, बच्चे पढ़ रहे 20 लाख, अगर नहीं 1 करोड़ नोटबुक चाहिए, क्या करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सीधा अप्रोच करेगी मैन्युफैक्चरर को, लाओ जी 1 करोड़ नोटबुक प्रिंट करके दे दो। समझ रहे हो ना पक्का से? तो वो क्वांटिटी ज़्यादा शॉर्टर चैनल, क्वांटिटी कम लॉन्गर चैनल। सेकेंड हेडिंग पढ़ना, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। बाबू अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डिमांडेड है, एक ही पर्टिकुलर लोकेशन से डिमांड आ रही है, तो सब शॉर्टर चैनल यूज कर लो, वहाँ एक मिडल मैन बिठा दो, बेचता रहेगा अपना सामान। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है ऑल ओवर इंडिया डिमांडेड है या ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांडेड है, सर लॉन्गर चैनल यूज करो। जैसे कि चिप्स कोल्ड ड्रिंक है यार, ऑल ओवर इंडिया डिमांडेड है, सर लॉन्गर चैनल ही कामयाब रहेगा। और अगर मैं बात करूं कुकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कोकोनट ऑयल, भाई नॉर्थ इंडिया तो पूरा यूज नहीं करता, सेंट्रल इंडिया भी नहीं करता, ईस्ट वेस्ट भी नहीं करते, सिर्फ साउथ करता है। तो आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डिमांडेड है, सर एक मिडल मैन बिठा दो, करता रहेगा। समझ में आ रही बात? अगर प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया डिमांडेड हो या ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांडेड हो, लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एक पर्टिकुलर जगह पर ही डिमांडेड है तो शॉर्टर चैन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हेडिंग पढ़ना बाबू, फर्स्ट साइज ऑफ मार्केट, इधर देखना बाबू, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है, अगेन एग्जांपल में फिट हो सकता है। सर कंज्यूमर गुड्स तो हर कोई डिमांड करेगा ना, पूरे 140 करोड़ लोग। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट कम है, सर सब तो नहीं बाय करेंगे ना, मशीनरी सब बाय करेंगे हम, हमें क्या करना है, जो मैन्युफैक्चरर है वो बाय करेगा। सर वही तो बाय करेगा जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर भी बाय नहीं करेंगे, होलसेलर रिटेलर भी बाय नहीं करेंगे, और कंज्यूमर तो बाय करेगा ही नहीं। तो सर अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट ऐसी है, देखो लिखने का तरीका अलग है लेकिन मन में ये रखना है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट बहुत बड़ी है, यूज द लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट छोटी है, यूज द शॉर्टर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? लास्ट हेडिंग एनवायरमेंटल फैक्टर। बाबू एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या लिखना है आपको कि अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, इधर देखो प्लीज, सामने देखो, अगर मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है मतलब लोगों के हाथ में पैसा है। बूम पीरियड में क्या होता है बेटा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की चल रही है, भैया लोगों के हाथ में पैसा, तो यूज द लॉन्गर चैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फिर किसी को भी मार्जिन लेने में, प्रॉफिट लेने में दिक्कत नहीं आएगी। आप भी प्रॉफिट कमाओ, आप भी कमाओ, आप भी कमाओ, कंज्यूमर को चुपता नहीं है क्योंकि उसके हाथ में पैसा है। लेकिन अगर मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है बेटा, रिसेशन का दौर चल रहा है, मंदी चल रही है बहुत खतरनाक, मंदी में क्या होता है, पैसा नहीं है भैया, कंज्यूमर के हाथ में भी नहीं है, क्या करो? सो ट्राई टू यूज द शॉर्टर चैनल, ट्राई टू यूज द डायरेक्ट चैनल। क्यों बाबू? इन सबको मार्जिन देने से प्रोडक्ट महंगा होता है और लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, कोशिश करो डायरेक्टली बेच सको।
ठीक है, हैव डन, पूरा टॉपिक खत्म कर दिया हमने। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए बहुत। सर मैंने ये नहीं कहा मैंने बैच खत्म कर दिया, खोलो नोट्स दोबारा। हाँ जी बाबू, ये पेपर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, कल हमने ना जब प्लेस मिक्स की बात करी थी, प्लेस मिक्स किस बात से कंसर्न है? इट इज कंसर्न विद अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम, इन द राइट क्वांटिटी, एट द राइट प्लेस। कि सही टाइम पर, सही जगह पर, सही क्वांटिटी में गुड्स मिल जाए कंज्यूमर को। ये दो बातों से रिलेट करता है, इसके दो पार्ट हैं, सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बेटा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इसको हम प्यार से बोल रहे थे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर दो टॉपिक थे, बल्कि तीन थे, तीनों बढ़ा दिए। कल बताया चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कल बताया इनके फंक्शन, आज इनके फैक्टर अफेक्टिंग भी बता दिए। तीनों टॉपिक में अब बाबू ये करा रहा हूँ शुरू। ठीक है, और एक ही मिनट का टॉपिक है, नोट्स में देख लो, कहीं ना कहीं लिखा होगा जहाँ ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ही। इधर देखना सर, इसका पूरा नाम मैंने क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा बहुत जो बड़े वाला मैटर बोल रहा हूँ, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कि गुड्स कैसे मूव करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। आओ सामने देखना, ये कहता है इसमें ना 4 स्टेप होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहला स्टेप है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सामने देखना, सामने देखो मेरी तरफ बाबू, कहता है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट डिमांड किया जाता है पहले कंज्यूमर की साइड से। प्रोडक्ट की डिमांड आनी शुरू हुई, ये डिमांड अपनी बताता है रिटेलर को, रिटेलर डिमांड बताता है होलसेलर को, होलसेलर डिमांड बताता है मैन्युफैक्चरर को। कहता है यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। कि कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करता है मैन्युफैक्चरर को वाया चैनल मेंबर्स। चैनल मेंबर के थ्रू मैन्युफैक्चरर तक ऑर्डर पहुंचाया जाता है। ऑर्डर आ गया, इसने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, बाबू फिजिकल मूवमेंट करानी है गुड्स की फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कहता है अब ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते गुड्स पहुंचेगा। सेकंड हेडिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो ना मुझे ऑर्डर प्रोसेसिंग पे कुछ बोलना, जितना बोला है उतना ही लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, पूरी 11th क्लास पढ़ा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, गुड्स पहुंच गया। सर सारा गुड्स ऐसा नहीं होगा कि अभी बिक जाएगा आपकी दुकान से, कई बार गुड्स स्टोर करना पड़ता है लंबा टाइम के लिए, फिर बिकता है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का यूज करना पड़ेगा, लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। 3 मुद्दों पे चर्चा ही नहीं है, चौथे पे चर्चा है, पेपर में अलग से भी आता है इन्वेंटरी कंट्रोल। अब बाबू ये इन्वेंटरी कंट्रोल क्या है ये समझ लो, मेरी तरफ देखना। सर ये क्या चीज है इन्वेंटरी कंट्रोल? बाबू आप एक कंज्यूमर हो, आपको एक डिओड्रेंट बाय करना है, आप एक रिटेलर की दुकान पे जाते हो, ये डीओस दिखा दो। अच्छा मैं अगर आपको कहूँ कि वो आपके सामने बस 2 डीओ रख दे, कहते बस यही है, कर लो चूज। मैं कहता हूँ दोनों की फ्रेग्रेंस जितनी मर्जी बढ़िया पसंद आ रही हो, आप कभी उठा के नहीं लेके आओगे, आप कहोगे यार चॉइस नहीं मिली। जितना मर्जी पसंद आ रहा हो आप उठा के नहीं लोगे। और यही मैं कहूँ कि वो 100 रख दे तो पक्का ले आओगे, चाहे कोई पसंद भी ना हो, क्योंकि वैरायटी देख के बंदा पागल हो जाता है। जानते इस चीज को? और वो उस रिटेलर के एंगल से, लेकिन एक बात सोचो सर, जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री उसने रखी उतना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई हुआ, ये तो बात समझ में आई। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसकी कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा हो गई यार। 2 डीओ रखना और 100 डीओ रखना फर्क नहीं है, और वो खाली एक तो प्रोडक्ट बेचता नहीं, सिर्फ डीओ तो बेचता नहीं। आप किसी भी रिटेलर के बारे में सोचो जो जहाँ से आप डिओड्रेंट खरीदते हो या परफ्यूम्स खरीदते हो, वो कितने सामान और रखता है। तो सर इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द 2 थिंग्स, वन इज योर कॉस्ट एंड अदर वन इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सर आपको बैलेंस बिठाना है, आपको अपनी कॉस्ट को भी ध्यान रखना है और आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी। भैया अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होता है वैरायटी से। समझ में आ रही बात? तो बेटा को इसे ही बोलते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल, बैलेंस बिठाने को अपनी कॉस्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा है इन्वेंटरी कंट्रोल का मतलब क्या है? 1 मिनट लगाओ, रीड करो पहले इन्वेंटरी कंट्रोल।
स्टार हेडिंग अगली रीड मत करना इन्वेंटरी कंट्रोल की, वो मैंने समझानी है। मतलब समझ में आ गया इन्वेंटरी कंट्रोल का। 4 फैक्टर हैं, चारों खत्म करेंगे तो छुट्टी करते हैं। बाबू कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल को, अब ये समझ लेते हैं। सर पहला फैक्टर क्या लिखा है, फर्म्स पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फर्म्स पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर सर्विसेज। इधर देखना सर, अगर मान लो आपके दिमाग में कि मुझे तो कस्टमर को मैक्सिमम सर्विसेज देंगे, बेस्ट टू बेस्ट सेटिस्फाई करना है, मेरी फर्म की पॉलिसी यही है, सर आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। कीप योर इन्वेंट्री एट हाई लेवल एंड वाइस वर्सा। अगर मेरी पॉलिसी कस्टमर को सेटिस्फाई करने की है, फिर तो बाबू कोई रास्ता ही नहीं है ना आपके पास। कीप योर इन्वेंट्री एट हाई लेवल एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब सब समझिए। आगे बढ़े, सेकंड हेडिंग क्या है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। सामने देखना सर, कहता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट। अगर मैं अपने सेल्स की फोरकास्टिंग बड़े एक्यूरेट कर लेता हूं, सो देन कीप योर इन्वेंट्री एट वेरी लो लेवल। इधर देखना, अगर मुझे पता मेरी दुकान पे यार हर बार 5 लाख यूनिट के आसपास ही बिकती हैं, तो सर फिर फालतू खरीदने को किसने कह दिया। इतना एक्यूरेटली सेल बता देते हो अपनी दुकान की, फिर दिक्कत क्या है, खरीदो ही 5 लाख 1,000, 5 लाख तो बिक ही जाएंगे, इन्वेंट्री कितनी रहेगी, बहुत लो, ना कोई कॉस्ट बचेगी ना कुछ आपकी। और अगर मैं एक्यूरेटली सेल को फोरकास्ट कर ही नहीं पाता, किसी साल 1 लाख बिक जाती हैं, किसी साल 5 लाख बिक जाती हैं, फिर 2 पे आ जाती हैं, फिर 10 पे चली जाती हैं, ये तो बहुत पेचीदा मुद्दा है। मेरी दुकान पे पता ही नहीं लगता कितनी सेल हो सकती है। सर आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं है, कीप योर इन्वेंटरी एट वेरी हाई लेवल। यही मान के चलो इस बार वही साल है जिस बार 10 लाख यूनिट बिकती हैं, फिर तो ज्यादा रखो इन्वेंट्री। जब एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो तो इन्वेंट्री बहुत कम होगी, एक्यूरेटली पता ही नहीं है आपको तो सर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा सामान। ठीक है, समझ आई दोनों बातें। थर्ड वन, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाबू अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है तो कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। मैं बताता हूँ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपकी दुकान पे 2 डिओड्रेंट पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री बहुत कम, क्योंकि आपको पता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है। कस्टमर आपकी दुकान पर आया, जी फॉग चाहिए था रेड कलर का, है नहीं आपके पास, आ गया छोटू जहाँ फटाफट से गोडाउन से लेके आया। छोटू भागता हो गया पड़ोसी की दुकान में घुसा, रेड फॉग उठाया, ठीक है आ गया, लो जी MRP 250, रिटेलर जैन की डिस्काउंट करते नहीं है, 250 में वो लेके चला गया। ठीक है, आप गए पड़ोसी से पूछा कितना, उसने कहा जी 200, आपने उसे 200 थमा, वो 180 का प्रोडक्ट खरीद कर लाया, 4 महीने दुकान पे रखा, उसने कमाए 20 रुपये। आपसे उसने 200 लिया, आपसे ज़्यादा ले नहीं सकता क्योंकि आपको पता है मार्केट में 180 का, 180 रुपये लगा के 20 रुपये कमाए, आपने 0 रुपये लगाए और 50 रुपये कमाए। आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करा, दिखाई दिया। सर अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकता है तो इन्वेंट्री कम रख लो, फिर ज़्यादा रखने की जरूरत क्या है, पैसे क्यों फंसाते हो। और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता इतनी जल्दी, मान लो मेरा सामान ऐसा है आता ही दिल्ली से, फिर क्या बात कर रहे हो, फिर तो बेटा कीप योर इन्वेंट्री एट हाई लेवल, फिर तो आपको ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी इन्वेंट्री। ठीक है जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर बात जो मैंने अभी बोली है, ये कुछ सालों के बाद क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी इस हेडिंग के लिए। अगर दिल्ली से सामान आता है, अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी तो क्या होगा। आपको पता है बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या है, जो जापान में चलती है ओरिजिनल बुलेट ट्रेन, 540 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 540 किलोमीटर, दिल्ली 140 किलोमीटर। दुकान पे कस्टमर आया, रेड फॉग चाहिए, आया जी 1 घंटे में अभी दे रहा हूँ, 20 मिनट में दिल्ली,
10 मिनट में सामान उठाया, 20 मिनट फिर वापस। मजाक है। ये मजाक है, ऑब्वियसली बात है। फॉग लेने बुलेट ट्रेन में नहीं जाओगे, ठीक है ना। 10,000 किराया होगा यहाँ से दिल्ली का। लेट इट बी। सर लास्ट हेडिंग इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बाबू अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी इन्वेंट्री बहुत महंगी है, बहुत महंगी, सर कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल, कम रखो इन्वेंट्री। आप हो ही कुछ भी कह लो, आराधना ह्युंडई, ह्युंडई का शोरूम जो सहारनपुर में है उसका नाम आराधना ह्युंडई है। सर आपकी गाड़ियाँ आती हैं, इन्वेंट्री सोच तो लो कितनी महंगी है। एक इन्वेंट्री 8 लाख की, एक 10 लाख की, एक 25 लाख की भी है। सर कितनी ज़्यादा रख सकते हो? रख सकते हो 5-7 हज़ार। कीप योर इन्वेंट्री एट लो लेवल। सर आप बेचते हो सामान परचून की दुकान पे, यहाँ सामान 1 रुपये वाला भी बहुत आता है, 98 वाला भी आता है, टॉफीज भी बहुत बेचते हो। तो जितनी मर्जी मंगा लो, दिक्कत क्या है? 5,000 भी मंगा लोगे, 98 का तो 2,500 लग गए। 25 लाख की क्वांटिटी, 25 लाख की चीज़ तो नहीं मंगा सकते 5,000। सिंपल। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।